नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम कानूनी सलाह में। हर बार की तरह हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक नए कानूनी विषय पर चर्चा लेकर। इस बार हम चर्चा करेंगे साइबर क्राइम से रिलेटेड। आप सभी जानते हैं कि हम कंप्यूटर्स और बहुत सारे गैजेट्स का आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। शायद इसकी कोई गिनती भी नहीं है कि हम कितने सारे कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ जुड़े होते हैं। ऑफिस का अलग सिस्टम होता है, हमारा पर्सनल सिस्टम अलग होता है। कुछ ऐसी भी डिवाइसेस होती हैं जो हमारे घर में एक्स्ट्रा होती हैं, स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की, हमारे फ्रेंड्स की, फैमिलीज़ की डिवाइसेस हम शेयर भी करते हैं। बहुत सारा ऐसा अवसर भी आता है जिसमें हम ये याद नहीं रख पाते कि जब हम उसे ऑनलाइन उस पर कुछ सर्फिंग करते हैं या कुछ सर्च करते हैं तो हमने किस किस बात के लिए उस पर्टिकुलर डोमेन में एक्सेस की परमिशन दे रखी है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है साइबर क्राइम का, और साइबर क्राइम को विस्तार से जानेंगे आज के हम इस अंक में। और इसी के साथ हम जानेंगे कि कितनी तरह के स्कैम्स हैं जो हमारे इर्द गिर्द घट रहे हैं और जिनसे हम बच सकते हैं, और हमें किस तरह की एहतियात बरतना चाहिए जब हम कंप्यूटर डिवाइसेस का उपयोग करते हैं साइबर क्राइम से बचने के लिए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं एडवोकेट यश श्रीवास्तव, जो कि साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं। कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको याद दिला दें, ये एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है, तो आप टेलीफोन के माध्यम से हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और साइबर क्राइम से रिलेटेड उचित कानूनी मशवरा आपको हमारे विषय विशेषज्ञ देंगे। नंबर्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे यश कि ये जो साइबर क्राइम है, इसे आम भाषा में आप किस तरह हमारे व्यूअर्स को समझाना चाहेंगे? बेसिकली साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के यूज़ से इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू किया जाता है। जी। जैसे हम टेक्नोलॉजी माने कि हमारा फ़ोन, हमारा लैपटॉप, इसके यूज़ से हम किसी के साथ अपराध करें, वही साइबर क्राइम होता है। जी जी जी। और तो हाँ जी, बताइए। जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, हमारा फ़ोन हो गए, टैबलेट आते हैं आजकल ये सब करने के लिए, तो बेसिकली उसका यूज़ करके ही सबको स्कैम किया जाता है। उनके साथ ही ये हैकर्स भी इसी का यूज़ करके आपके साथ स्कैम करते हैं। विस्तार से जानेंगे हैकर्स के बारे में भी, लेकिन इस वक्त हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो साइबर क्राइम है ये बहुत तरह से होता है और ये इतना विस्तृत है कि इसे किसी परिभाषा में एक्सप्लेन करना इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। अगर आप इसके टाइप्स या काइंड्स हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें। देखिए, साइबर क्राइम कई तरीके के होते हैं। हम लोग ये देख सकते हैं कि साइबर फ्रॉड होते हैं जो हमारे बैंक से नॉर्मली बैंक से हमारे पैसे निकल जाते हैं, वो स्कैमर्स के थ्रू किए जाते हैं, जो हमको फुसला के हमको अपनी बातों में लेके हमसे पैसे निकलवा लेते हैं। एक हो गया साइबर फ्रॉड। एक होता है साइबर स्टॉकिंग मतलब किसी पे नज़र रखना बेसिकली। और तो साइबर स्टॉकिंग में ऐसा होता है कि हम सबका सोशल मीडिया में हमारा सबका अकाउंट रहता है। तो स्टॉकर क्या होता है, ये हर एक उसमें जाके आपकी प्रोफाइल में, आपके सोशल मीडिया में जाके आपकी फ़ोटोज़ देखता है, आपकी फ़ोटोज़ का पूरा अपने पास एक चिट्ठा रख लेता है कि आप इस समय क्या कर रहे हो, आप किधर पे कहाँ पर हो। तो हम वो भी एक साइबर क्राइम के उसमें आता है। फिर तीसरा हम देखें तो साइबर एक्सटॉर्शन, जो पैसे मांगते हैं हमसे ज़बरदस्ती। ऑनलाइन क्या होता है, कई बार हमको धमकियाँ मिलती है, अगर आप पैसे नहीं देते हो तो हम आपका ये कर देंगे, आपके साथ वो कर देंगे। तो वो एक साइबर एक्सटॉर्शन, ये भी एक साइबर क्राइम में आता है। एक्सटॉर्शन को डिटेल में हम डिस्कस भी करेंगे। आपसे इंटरप्शन के लिए इजाज़त लूँगी। हमारे एक श्रोता जुड़ रहे हैं, हमारे व्यूअर हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबांकी से। कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबांकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जो साइबर क्राइम के दायरे में आते हैं। दूसरी चीज, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है या गंवार है, तो वो व्यक्ति या उम्र दराज है, तो आंखों से या दिमाग से कम दिखाई पड़ता, दिमाग से कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति साइबर क्राइम से कैसे बचें? जी ज़रूर, हम विस्तार से इस बारे में भी चर्चा करेंगे। आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जैसा इन्होंने बोला कि जो अनपढ़ हैं, जिनको इस सब की नॉलेज नहीं है, जो ज़्यादा इस पे वो नहीं करते, देखिए गवर्नमेंट ये सब के उसमें बहुत अवेयरनेस कैंप चला रहा है। जो दृष्टि बाधित हैं, दिव्यांग हैं, उनके बारे में भी उनका सवाल था। जी। तो क्या है, गवर्नमेंट रिकॉर्डेड हर चीज़ की, मतलब जैसे एक वीडियो बना के, एक रिकॉर्डेड और ये सब चीज़ के गाने बना के
गवर्नमेंट सबको अवेयरनेस फैला रही है इसमें कि आपको क्या क्या करना चाहिए। OTP ना बताएं हमेशा किसी को, क्योंकि ज़्यादातर जो भी स्कैम होते हैं वो आप OTP बता देते हो सामने वाले को ट्रस्ट करके। तो बेसिकली ये सब चीज़ ना किया जाए। बाकी मैं मानता हूँ अभी अवेयरनेस की बहुत कमी है इंडिया में, खासकर जो गाँवी क्षेत्र है उसमें बहुत कमी है। तो वो लोग बहुत आसानी से ही स्कैम हो जाते हैं और वो लोग फिर इतने के लिए उनको पता भी नहीं चलता है कि उनके साथ ये सब हो गया है, तो वो कंप्लेन भी नहीं कर पाते इसीलिए। जी जी जी, ये कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और विशेष रूप से जो ग्रामीण अंचलों में हमारे व्यूअर्स हैं जो कार्यक्रम देख रहे हैं, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि जैसा कि अभी यश जी ने बताया कि OTP जो वन टाइम पासवर्ड होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन के पहले एक लिमिट के बाहर जो ट्रांजैक्शन होता है, मतलब एक सर्टेन अमाउंट, जैसे अगर बैंक से भी आप ATM से अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऑनलाइन QR कोड के थ्रू कर रहे हैं या फ़ोन नंबर पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस पर आप सर्टेन एक लिमिट आप सेट कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड अगर कोई आपके कार्ड का या उस ट्रांजैक्शन का मिसयूज़ करता है तो आप उसमें एक OTP का जो पैटर्न होता है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। OTP आप किसी के साथ शेयर ना करें, नहीं तो फिर तो वो अमाउंट की लिमिट चली जाएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ जब आप OTP या एक्सेस देते हैं तो आप अपने ही डिफेंस का रास्ता ख़त्म कर लेते हैं। एक्सेस देते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप किस चीज़ का एक्सेस दे रहे हैं, यही मूल मंत्र है और इसका ख्याल रखें। और हमारा ये पूरा अंक इसी बात पर केंद्रित रहेगा, कार्यक्रम से जुड़े रहें। ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप हमको जो इसकी काइंड्स बता रहे थे उसमें आपने 3rd काइंड तक हमें बताया था। जी, एक्सटॉर्शन के बारे में प्लीज़ कंटिन्यू करिए। तो साइबर एक्सटॉर्शन, जैसे हम नॉर्मल एक्सटॉर्शन की बात करते हैं तो एक्सटॉर्शन मतलब किसी को धमका के उससे पैसे लेना या तो उसको धमकाना किसी चीज़ को हड़पने के लिए। तो यहाँ पे ऐसे ही साइबर का है कि अगर साइबर में कोई आपको ऑनलाइन धमकी देता है कि मैं ये कर दूंगा, मुझे इतना पैसा दो या ये कर दूंगा, तो ये भी एक साइबर क्राइम की कैटेगरी में आ जाता है। और फिर चौथा अगर देखे जाए तो साइबर में अगर आप कोई इलीगल सामान बेचते हो, मतलब साइबर वर्ल्ड में या कोई भी इंटरनेट पे आप इलीगल सामान बेचते हो तो वो भी साइबर क्राइम के उसमें आता है। जी। और अगर हम मेथड की बात करें कि कौन कौन से मेथड कैसे कैसे साइबर क्राइम किए जाते हैं हैकर्स के द्वारा, तो हम एक टेक्निकल चीज़ में जाते हैं। तो एक की लॉगर करके होता है। की लॉगर एक सॉफ्टवेयर है जो हैकर कोई भी फाइल के साथ जब आप कुछ चीज़ डाउनलोड करते हो, क्या है इंडिया में बहुत लोगों को हर चीज़ फ्री में चाहिए, फ्री में डाउनलोड करते हैं वो लोग जी। तो वो क्या होता है कि हैकर्स उसके साथ उस सॉफ्टवेयर के साथ उसको भी इंसर्ट कर देते हैं, फिर उसको ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं। तो लोगों को क्या लगता है, यार ये मुझे फ्री में मिल रहा है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, मेरे काम आएगा। अगर वो डाउनलोड कर लेते हैं उसको, उनका काम भी होता है, लेकिन उनके जो कंप्यूटर मोबाइल के पीछे क्या चलता रहता है उनको नहीं पता। तो यहाँ की लॉगर का क्या काम रहता है सॉफ्टवेयर, वो आपके फ़ोन की जो भी आप टाइप कर रहे हो, हर एक चीज़ ABCD कुछ भी टाइप कर रहे हो जी। तो वो हैकर को हर टाइम टू टाइम हर 10 मिनट में जो आप लिख रहे हो वो उसके पास चला जाएगा जी। और कैमरा की उनके और की लॉगर का एक यश जी, आपको इंटरप्ट करूंगी, हम की लॉगर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले हम एक फ़ोन कॉल अटेंड कर लें। हमारे साथ भोपाल से हमारे व्यूअर जुड़ रहे हैं, प्रदीप जी। डॉक्टर प्रदीप साहू जी, आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए। मैडम, मेरा ये प्रश्न है जी कि साइबर स्वच्छता क्या होती है, व्हाट इज साइबर हाइजीन और साइबर क्लीनलीनेस, और ये साइबर क्राइम को खत्म करने में किस हद तक अपनी भूमिका अदा करती है? क्या साइबर क्लीनलीनेस जो होती है, साइबर हाइजीन जो होती है, साइबर क्राइम को पूरी तरह से खत्म कर सकती है क्या? बताइए प्लीज। जी जरूर, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन जी। तो साइबर स्वच्छता, जैसे दीप जी ने बताया, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की, पूरा ऑल ओवर इंडिया ये इनिशिएटिव चल रहा है। इसमें बस यही है कि गवर्नमेंट कैसे ये क्राइम्स को कैसे निपटारा करे जल्दी, और कैसे इसके हल हो जल्दी, कैसे मतलब पूरे केस सॉल्व हों और कैसे इनको पकड़ा जाए, कैसे टेक्नोलॉजी और अच्छी इम्प्रूवमेंट हो। बेसिकली साइबर स्वच्छता में यही एक वो मेन मोटिव है। एंड उनका सेकेंड क्वेश्चन ये था कि किस तरह से, क्या ये इसके लिए सफिशिएंट होगा जी? साइबर स्वच्छता जो है वो क्या एक्चुअली साइबर क्राइम को रोकने के लिए काफ़ी है? साइबर क्राइम को हम रोक सकते हैं, लेकिन किसी हद तक, क्योंकि साइबर क्राइम एक बहुत वाइड टॉपिक है। हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा फैल गया है,
हर जगह पे किसी ना किसी हर मिनट में किसी 5 लोगों के साथ ये क्राइम होता है, तो इसको रोकना बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि नामुमकिन नहीं है लेकिन थोड़ा मुश्किल है, मतलब इतना है। लेकिन हमारी साइबर सेल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, हर जगह, और बहुत जल्दी केसेस सॉल्व हो रहे हैं। जी 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 जी। इसमें ये था हमारे एक्सपर्ट का जवाब आपके लिए। इसी के साथ सर क्या होता है कि अभी हाल ही में इस विषय पर बहुत ही लोग चर्चा करते हैं जिसका नाम है डिजिटल फॉरेंसिक्स। तो जैसे किसी भी क्राइम में उसके आधार तक या जहाँ वो कमिट हुआ है वहाँ तक पहुँचने का एक ज़रिया होता है फॉरेंसिक्स के ज़रिए, उसी तरह डिजिटल फॉरेंसिक्स भी एक तरीका है उस बेसिक व्यक्ति तक पहुँचने के लिए जहाँ से वो क्राइम उत्पन्न हुआ है या कारित हुआ है या निर्मित हुआ है। तो फॉरेंसिक्स से एक तरह से बैकग्राउंड में जाकर स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। और अगर हम चाहेंगे कि हमारे सभी व्यूअर्स जो हैं वो डिजिटल फॉरेंसिक्स के बारे में अपने अपने लेवल पर ज़रूर इसका अध्ययन करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और साइबर ऑफेंस का शिकार होते हुए शायद वो रोज़ ही 5-6 बार बचते होंगे। और भी ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और ये एक ऐसा विषय है साइबर हाइजीन जो हम सभी को सोचना चाहिए। जैसे कि क्या होता है कि हाइजीन जो एक ऐसा टर्म है वो ये है कि हम सबको अपनी डिवाइसेस को क्लियर और क्लीन रखना चाहिए, फिल्टर्स लगाना चाहिए। बहुत हद तक ये उससे रिलेटेड है। एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए क्योंकि क्लोनिंग होती है आजकल, और क्लोनिंग बहुत तरीके से होती है। हमारे गेस्ट एक्सपर्ट बताएंगे आपको अब से कुछ ही देर में। क्लोनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए होती है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा सभी के लिए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो रिसर्च भी कर रहे हैं, वो एडवोकेट्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, क्राइम करने वाले भी हैं। तो हम ये चाहेंगे कि उनको ये पता रहे कि एक्ट में इन सभी चीज़ों पर शिकंजा कसने के लिए तैयारी हो चुकी है और इसका एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। एक अलग जुडिशियल कोर्ट है इसका, एक अलग पुलिस सेटअप इसके लिए काम करता है। तो इससे बच के रहने की ज़रूरत है सभी को, और इसे कमिट ना करें, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आता है। हम आपसे जो जान रहे थे हैकर्स के बारे में, आप हमें बता रहे थे। मैं मेथड्स बता रहा था कैसे हैकर्स हैक करते हैं जी। तो जैसे मैंने बताया कि कोई सॉफ्टवेयर में वो लोग कीलॉगर नाम का एक सॉफ्टवेयर इंसर्ट कर देते हैं, 2 सॉफ्टवेयर को एक कर देते हैं वो लोग। हाँ। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर वो आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में अगर इंस्टॉल कर देते हैं, आप जो भी टाइप कर रहे हो वो उनके पास चला जाता है, हर एक डिटेल उनको मेल चली जाती है। आपकी फ़ोटोज़ हर 5-5 सेकेंड में आपकी फ़ोटोज़ उनके पास चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा यही है कि आप ऑनलाइन कभी भी कोई भी फ्री का सॉफ्टवेयर ऐसे डाउनलोड मत कीजिए, बिकॉज इससे फिर आपको ही खतरा हो सकता है। इसीलिए, और बैंक भी कीलॉगर से बचने के लिए क्या होता है, आप भी कोई भी अगर ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं तो बैंकिंग जब भी आप लॉगिन पेज खोलेंगे, आपको अपना आईडी पासवर्ड जो भी डालना होगा, उसके बगल में एक वर्चुअल कीबोर्ड होगा जी। मैं यही रिकमेंड करूँगा, आपको यही बोलूँगा कि आप नॉर्मल कीबोर्ड से ना यूज़ करें, आप वो वर्चुअल कीबोर्ड माउस से यूज़ करें। माउस से आप वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करेंगे तो आप ट्रैक नहीं हो पाएंगे। आप अगर आपके उसमें कीलॉगर नहीं भी हो तब भी आप वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ करें तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे जी जी। दूसरी चीज़ हैकर्स यूज़ करते हैं फिशिंग का। फिशिंग यहाँ पे पी वाला है, एफ वाला नहीं है। और फिशिंग अगर वैसे देखा जाए तो हम बोलते हैं मछली, मतलब पकड़ना, मछली पकड़ना। हाँ। तो यहाँ भी फिशिंग का हम एज ए एग्जाम्पल देखें तो फिशिंग क्या होती है, यहाँ पे हैकर क्या होता है, आपको एक लिंक भेजता है। अगर आपको लिंक भेजता है, अगर आप उस लिंक पे जाके, वो लिंक कैसे होती है, या तो आपको कोई सोशल मीडिया का लॉगिन और पासवर्ड का पेज रहता है वो, अगर आप उस पर क्लिक करते हो, आप उस पेज में जाते हो, और अगर आप लॉगिन और पासवर्ड अगर डाल लेते हो तो क्या होता है, यहाँ पे आपका जो भी लॉगिन और पासवर्ड होगा वो उस हैकर के पास चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी आईडी हैक हो गई, क्या हो गया। और ऐसी फिशिंग की जैसे विशिंग होता है जो वॉइस के थ्रू होता है, जो आपको कॉल करके आपको बोलेंगे सर हमारा ये है, आप इस पे क्लिक कर दीजिए, इस लिंक पे जाके आपका अकाउंट चालू हो जाएगा, या आपका अकाउंट अगर बंद हो रहा है तो आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। ऐसी स्मिशिंग होता है जो एसएमएस के थ्रू किया जाता है। तो इसमें आपको एसएमएस के थ्रू आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ पे आप अगर क्लिक करते हो तो फिर आपका एक फिशिंग के शिकार आप हो सकते हो इसमें। अगर तीसरा देखा जाए तो रैंसमवेयर होता है। रैंसमवेयर भी सेम टाइप का ही है जैसे आपका कीलॉगर, कि आप कुछ अगर ऑनलाइन डाउनलोड करते हो तो क्या होता है, अगर आप डाउनलोड करते हो, आपने उसको रन किया, आपने इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉलेशन के बाद क्या होता है मैम कि
आपके पास आपकी फाइल्स जितनी भी इंपॉर्टेंट है सब करप्ट हो जाती हैं, सारी फाइल इंक्रिप्ट हो जाती हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपके स्क्रीन में एक मैसेज पॉपअप होता है, आपको इतना 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 डॉलर्स वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर ये स्कैम फॉरेनर्स की तरफ से आता है, तो आपको इतना $100 $200 आपको इतना पे करना पड़ेगा, तो हम आपको एक डिक्रिप्ट भेजेंगे जो आपकी फाइल ठीक करके देगा। तो उधर ये एक स्कैम होता है कि अगर फिर आपने नहीं दिया तो वैसे भी आपकी फाइल्स खराब हैं, लेकिन आपने पे कर दिया और उनने एक जो आपको फाइल भेजी तब भी आपका कुछ ठीक होने की चांसेस नहीं रहते फाइल्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा उनकी तरफ से वो है। और बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज अगर देखा जाए, अगर उनके साथ ऐसा कुछ स्कैम होता है तो वो इसको पे कर देते, बिकॉज उनको उनकी फाइल बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, तो वो लोग पे कर देते हैं, इस पे ज़्यादा एक्शन लेते नहीं है। तो इससे क्या होता है, उनको और मोटिवेशन मिलता है और ये एक बहुत बड़ी डार्क इंडस्ट्री है जो कि बढ़ती जा रही है, एंड दिस इज़ वेरी स्कैरी टू नो। जैसा कि हम सभी जानते हैं और आपको कार्यक्रम में आगे पता भी चलेगा कि जो हम नेटवर्किंग पर, गूगल पर या कोई भी सर्च इंजन पर जो हम देखते हैं वो उसका बस 1% है जो हमारे सामने रिफ्लेक्ट होता है। मोर देन 80 या मोर देन 90%, सिर्फ 4%। ओह माय गॉड, सिर्फ 4% जी, वो सिर्फ 4 जो हम लोग गूगल करते हैं जी, जो भी सोचते हैं हमारा इंटरनेट इतना बड़ा है या इतना बड़ा इंटरनेट हम बोलते हैं, बहुत बड़ा इंटरनेट है, सब कुछ मिल जाता है, वो सिर्फ इंटरनेट का सिर्फ 4% है जो हम देख सकते हैं जी। और उसके बाद आता है एक, इसको हम जो देख सकते हैं 4%, उसको हम सरफेस वेब बोलते हैं, जो हमको ऊपर से सतही तौर पर जी, हमको ऊपर से दिखता है। फिर होता है, हम आते हैं डीप वेब में, थोड़ा उससे गहराई में थोड़ा सा आते हैं, वो गहराई में हम आते हैं, उसको हम डीप वेब बोलते हैं। तो डीप वेब में जो गवर्नमेंट या कोई मल्टीनेशनल कंपनीज, उनकी जो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स रहती हैं, जो डेटा रहता है, हम सबका डेटा जो भी रहता है वो डीप वेब में सेव होता है और उसको कोई ज़्यादा एक्सेस भी नहीं कर पाता। वो होता है 90% पूरी लेता है इंटरनेट का, और फिर बाकी का बचा 6% जो होता है डार्क वेब। तो हम डार्क वेब की बात करें तो डार्क वेब एक ऐसी जगह है, एक ऐसा, आपने डार्क वेब सुना होगा कि ऐसी जगह अंधेरा टाइप, ऐसा आपने सुना होगा। तो बस ये कि डार्क वेब ऐसी जगह है जो आसानी से आप एक्सेस नहीं कर पाते, आसानी से आप उसको जा नहीं सकते उसमें। अगर आप चले भी गए तो आप पूरे एक फंस जाओगे आप हैकर्स के उसमें, बिकॉज वहाँ पे आपको मोस्टली आपको इलीगल सामान मिलता है, लेकिन उसको कोई आसानी से एक्सेस नहीं कर पाता है जब तक उसके पास प्रॉपर नॉलेज ना हो कैसे किया जाए। तो मेरी सलाह है कि कोई भी इसको सर्च ना करे, क्योंकि फिर आप भी उसके शिकंजे में फंस सकते हैं डार्क वेब के। जी जी जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हॉरर मूवीज़ में हमको सुनने में आता है डार्क वेब, वेब अपने आप में एक मकर जाल की तरह इसको दर्शाता है। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जिसके बारे में आपको विस्तार से अभी पता भी चला, लेकिन जैसे आम तौर पे हम देखें तो बहुत से स्टूडेंट्स बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हैं, इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बीच में हमारे व्यूअर जुड़े हैं जबलपुर से, अशोक जी। हेलो हेलो अशोक, मेरा प्रश्न सबसे ये है सर, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि मोबाइल से या टेलीफोन से फोन कर देते हैं कि आपका बिजली का बिल इतना हो गया उतना हो गया, आप जमा कर दीजिए, तो वो परेशानी का कारण बन जाता है और उनको बिजली का बिल वगैरह कुछ रहता भी नहीं। और जब वो जमा कर देते हैं किसी दूसरे खाते में तो उनको 50 चक्कर लगाने पड़ते हैं और बैंक वाले ही परेशान हो जाते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए जिससे उनको तत्काल पकड़े? जी, तो इसका एक ही अभी ये स्कैम भी चल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कैम। ये स्कैम आपको एक वो क्या बोलते हैं, आपको व्हाट्सएप के थ्रू आ रहे थे कि मुझे खुद आया था इसका स्कैम का मैसेज कि आपका इतना इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया है, आपको अगर आपने 2 दिन के अंदर नहीं किया तो आपकी लाइट काट दी जाएगी। अब क्या होता है, नॉर्मली लोग जब ये देखते हैं कि भाई मेरी 2 दिन में लाइट काट देंगे तो मुझे फिर चक्कर लगाना पड़ेगा, तो वो लोग क्या होता है पे कर देते हैं जल्दी से। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि वो जो नंबर दिया जाता है आप उसी में पे कर देते हो। तो यहाँ पे वैसे हम बिजली कंपनी का जब भी आपने वो देखा होगा मैसेज आपके पास आता है तो उसमें कोई नंबर नहीं रहता कि आप ये पे करो, आप इस नंबर पे करो। तो मेरा यही है कि ऐसे कोई भी आपके पास मैसेज आता है बिजली बिल का, मुझे पे कर दीजिए, आपकी लाइट काट देंगे, और तो उस पर पे ना कीजिए कृपया। और क्योंकि बिजली कंपनी ये तुरंत नहीं बोलती कि हमको कोई स्पेसिफिक, उनके पास कोई नंबर प्रोवाइड नहीं करती कि आपको इस पे आपको पे करना है।
जी जी जी। बड़ी छोटी सी बात है कि जो रजिस्टर्ड नंबर होता है वो उसी का जाता है जिसके नाम पे मीटर अलॉट हुआ है, और जिसके नाम पे मीटर अलॉट हुआ है, एटलीस्ट हम सभी को ये बिजली बिलों के जो स्कैम्स हैं इससे बचने के लिए, जिन जिन के भी घर जो इस वक्त हमारा कार्यक्रम भी देख रहे हैं, हमारे सभी दर्शक, जिन जिन के भी नाम पर मीटर अलॉट है, भले वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, वो एटलीस्ट इसका चेक रखें और उस मीटर का और अपना एक IVRS नंबर होता है उसको आप रजिस्टर करके रखें। उसके सिवा किसी और नंबर पे पेमेंट ना करें। एडवांस पेमेंट के बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई मैसेज कभी भी नहीं आता बिजली विभाग की तरफ से कि अगर आपने ये पेमेंट नहीं किया तो बिजली काट दी जाएगी, क्योंकि ये बेसिक अधिकार है, इससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की बातों में आप बिल्कुल भी ना आएँ और ऐसा कोई पेमेंट ना करें, स्पेशली ऑनलाइन ना करें। इससे अच्छा तो आप स्वयं जाकर चेक से या कैश पेमेंट करें। आजकल तो जगह जगह मशीन्स भी लग गई हैं। आप जो हमें जानकारी दे रहे थे, हम उसी विषय पर वापस लौटते हैं। आपसे मेरा ये पूछना था कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो आजकल बहुत तरह के एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं, एंटरटेनमेंट के, और कुछ होते हैं एडिटिंग के, वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और कोलाज बनाने के एप्लीकेशंस होते हैं, वीडियोस बनाने के होते हैं। तो उसके साथ में वो एक्सेस मांग लेते हैं। कुछ गृहिणियाँ होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, तो क्या इसमें जो गुंजाइश है क्राइम की, उसके बारे में अगर आप एक ओपिनियन बताएं। देखिए, आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो एप्लीकेशन आप कोई भी, अगर आपको सेफ़ रहना है, एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना है तो आप गूगल प्ले से आप डाउनलोड करिए। क्या होता है आजकल जो हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन हर चीज़ का, हाँ। जैसे हम कोई भी जैसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे आपने बोला उसके भी सब्सक्रिप्शन होते हैं। तो क्या होता है, लोग आजकल अलग अलग मैसेंजर में बहुत सारे ग्रुप्स बन गए, वहाँ पे मॉडेड एप्लीकेशन आते हैं। मॉडेड एप्लीकेशन का मतलब है कि ऐसे एप्लीकेशन जो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिल रहे हैं, वो भी फ्री में। तो वो उसके साथ क्या होता है, फ्री में तो उसके साथ क्या होता है आपको नहीं पता, आपको तो चलो उसका एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन साथ साथ उसके साथ और क्या आ रहा है। तो उसमें फिर आपका फ़ोन भी फिर क्योंकि जैसे मैंने बताया की लॉगर, वैसे ही एक आता है रैट, रिमोट एक्सेस टूल होता है। तो वो आपका पूरा फ़ोन आपका अगर आप एक बार इंस्टॉल हो गया तो सेम टू सेम आप जो फ़ोन में कर रहे हो वो दूसरे के फ़ोन में दिखेगा। हर एक चीज़ आप क्या चला रहे हो, क्या कर रहे हो, वो आपको पूरा दिखेगा। तो ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें। बाकी नॉर्मल प्ले स्टोर से तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, हाँ, ये सारी बहुत बारीक बातें हैं। ये इसलिए भी बहुत ख़तरनाक है क्योंकि आप ऐसा मान के चलिए कि जब आप कोई एक फ़ोटो आपने क्लिक किया अपने फ़ोन से, और आपने अगर उसको एडिट करना चाहा किसी फ्री एप्लीकेशन के ज़रिए, ऐसी एप्लीकेशन जिसका कोई सोर्स नहीं है, रजिस्टर्ड सोर्स नहीं है, जो गूगल प्ले स्टोर पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो जब आप उसे एक्सेस देंगे तो वो ओरिजिनल पिक्चर के बदले पहले आपके पिक्चर गैलरी में एक्सेस मांगेगा, फिर वो उसकी कॉपी बनाएगा और फिर उस कॉपी पे वो एडिटिंग होगी। आप गौर करेंगे कि आपकी गैलरी में ओरिजिनल पिक्चर अपनी जगह पे रहता है, लेकिन उसकी कॉपी पे वो एडिटिंग होती है जो आप उस एप्लीकेशन के ज़रिए करना चाहते हैं, या मैं कहूँ प्राइवेट या नॉन रजिस्टर्ड या फ्री एप्लीकेशन के ज़रिए जो आप एडिट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आप एक्सेस दे रहे हैं, और एक्सेस दे रहे हैं इसका मतलब इसकी कॉपी हो सकता है कहीं और भी हो रही है। हाँ, जो अगर आप इलीगल वे से डाउनलोड कर रहे हो, जिसने वो सॉफ्टवेयर डाला उसके पास तो आपकी कॉपी जा ही सकती है, जो आप एडिट कर रहे हो, कुछ भी सेव कर रहे हो, तो हर एक चीज़ उसके पास जा सकता है। तो इसीलिए कोई भी ऐसे इलीगल जगह से आप डाउनलोड ना करें कोई ऐप। प्ले स्टोर है, उसमें सब कुछ प्रोवाइडेड है, हर चीज़ है। आप थोड़ा पैसा देके उसको अपना प्राइवेसी आप अपनी बचा सकते हैं, क्योंकि फिर आपकी फ़ोटोज़ चली गई तो वो बहुत इलीगल यूज़ भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एक बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, जिसका नाम लेना तो उचित नहीं होगा, लेकिन एपेक्स कोर्ट यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट भी आया है उस कंपनी के डिवाइसेस के बारे में अब से कुछ वक्त पहले। उन्होंने बैन किया है उस कंपनी को कि वो इंडिया में लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखे, क्योंकि एक ऐसा टीवी जिसमें कैमरा होता है उसमें किसी ओनर ने जनरली हमें शौक़ नहीं होता कि हम हमारे टेलीफोन में जो फ़ोटोज़ अवेलेबल है उसको हम टेलीविज़न पे देखना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जब उसको एक्सेस दे दिया तो टीवी पर वो सारे फ़ोटोज़, आपकी गैलरी और जो भी वीडियोज़ आप टीवी पे देखना चाहते हैं वो सारे उस पर ट्रांसफ़र हो गए।
टीवी पर आपने देख तो लिया, लेकिन टीवी का जो ओरिजिनल जो उस कंपनी का मैन्युफैक्चरर है उसके पास भी उसकी कॉपीज़ चली गई, और वो इंसिडेंटली वो किसी ऐसे कपल के प्राइवेट रूम में वो टेलीविज़न रखा हुआ था कि वो जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वो कॉन्स्टेंटली कैप्चर कर रहा था, वो डिवाइस, वो टीवी, वो एलईडी टीवी। और उस कंपनी के मैन्युफैक्चरर ने एक फॉरबिडन साइट पर उस कपल के फ़ोटोज़ को जब यूज़ किया तो इन लोगों ने उस पर क्लेम किया, डिफेमेशन और बहुत सारे ऐसे क्लेम्स किए, जिसके बाद ये वर्डिक्ट आया कि वो कंपनी आगे से लोगों इंडियंस की प्राइवेसी का ख्याल रखे, अदरवाइज़ उस कंपनी को इंडिया से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन ये तो वर्डिक्ट है, इसकी जानकारी भी हम चाहेंगे कि आप ज़रूर लें, लेकिन इसके साथ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सेस इतनी आसानी से अपनी डिवाइसेस का किसी को भी ना दें। इसी के साथ कार्यक्रम में हम छोटा सा अंतराल ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। पुनः स्वागत है आपका। कार्यक्रम है कानूनी सलाह और आज हम चर्चा कर रहे हैं साइबर क्राइम के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट यश श्रीवास्तव, जो कि साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं। आपका कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। हमारे सभी व्यूअर्स को हम ये याद दिलाना चाहेंगे कि ये एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। आप टेलीफ़ोन के माध्यम से हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और उचित कानूनी मशवरा आपको टेलीफ़ोन के माध्यम से दिया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार है। टेलीफ़ोन नंबर्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जो हमने आपसे पूछा भी था कि कुछ स्टूडेंट्स और कुछ गृहिणियाँ इस तरह से ऐसी बातों के इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं और वो लोग इतने सीधे सच्चे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा फ्रॉड का शिकार होते हैं। किस तरह से बचा जा सकता है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा और विस्तार में बताएं। देखा जाए तो मैम उनको एक्चुअली फ़ोन अभी क्या होता है, जैसे गृहिणी जो, जैसे मैं अपने फैमिली का एग्जांपल दूंगा, अभी 2-3 साल से ही 4-5 साल से ही उनके पास फ़ोन आया है। उनके पास पहले क्या है, पेरेंट्स को इतनी नॉलेज होती नहीं थी, अभी धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है नॉलेज। तो हम लोग उनको सिखा रहे हैं कि आप किसी को भी, कोई भी आपके पास फ़ोन आता है, क्योंकि मोस्टली जो भी स्कैमर्स होते हैं वो सीनियर सिटीज़न को ही टारगेट करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पे। अब अगर आप वो, क्योंकि सीनियर सिटीज़न क्या होता है दोपहर में ज़्यादातर सोते हैं, तो उसी टाइम पे आपको कॉल करते हैं वो लोग कि सर आपका बैंक अकाउंट में मतलब आपका बंद होने वाला है, आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है, आपका कार्ड वो हो गया। तो क्या होता है, आदमी यहाँ पे घबरा जाता है जल्दी से, तो वहाँ पे वो उसका शिकार हो जाता है फिर कि तुरंत OTP बता दिया, जो भी किया। बाकी अगर ये देखा जाए कि स्टूडेंट्स और जो गृहिणियाँ, उनको क्या कैसे किया जाए, तो मैम देखिए अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये कर सकते हैं कि उनको मतलब सिखाएं कि आप कोई ऐसी ऐप्स ना डाउनलोड करें, कुछ भी ऐसा ना करें, और कुछ मतलब उनको नॉलेज दिया जाए हर चीज़ में। मतलब गवर्नमेंट तो कर ही रही है, हम लोग को भी अपने तरफ से सेमिनार्स और वो सब करके उनको सिखाना ही पड़ेगा मैम जी। कैंप्स लगाने पड़ेंगे स्कूल्स में, और उनको हर एक मतलब नॉलेज इतनी देनी पड़ेगी कि हाँ वो बाकी अपने पेरेंट्स को भी समझा पाएँ, अपने मतलब रूरल एरिया में जाके भी वहाँ पे लोगों को समझा पाएँ, एग्जाम्पल दे के समझाएं कि देखो ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा आपके साथ। तो ऐसे ही बढ़ावा दे के साइबर की मतलब नॉलेज को, तभी इसको हम कम कर सकते हैं। जी जी। क्या होता है ना कि कुछ बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, ऐसे लोग होते हैं ना जो डर जाते हैं जी। और फिर वही सोचते हैं कि अरे ये तो फ्रॉड हो गया है, और अब अगर हमने ये घर में बताया तो हमसे फ़ोन छिन जाएगा, या अब हमें कंप्यूटर पे नहीं बैठने देंगे क्योंकि हमसे ही गलती हो गई है। तो आप इसका रास्ता भी सुझाएं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, और कैसे वो उनके साथ जो डिच हुआ है, उनका जो लॉस हुआ है, जो क्राइम हुआ है, उसकी वो कहाँ और कैसे शिकायत कर सकते हैं। जी, तो देखिए अगर किसी के साथ भी कुछ होता है, कोई भी साइबर फ्रॉड होता है, या किसी विमेन के साथ, किसी बच्ची के साथ कुछ होता है, तो वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहला एक चीज़ ये, अगर आपके साथ कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड, आपके साथ कुछ पैसे का अगर कुछ स्कैम होता है, तो आप 1930 एक साइबर क्राइम का सिर्फ फ्रॉड के लिए, कि अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड होता है आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप cybercrime.gov.in वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। वहाँ पे जो अगर किसी वुमेन के साथ हरासमेंट या किसी चाइल्ड के साथ हरासमेंट होती है, उनके लिए अलग से एक पूरा साइड में दिया गया है कि आपको उसमें प्रॉपर कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड आपको कंप्लेन करनी है, तो उसमें भी नॉर्मल तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपको कंप्लेन में पूरी हर एक चीज़ देनी पड़ेगी कि आपके साथ कब हुआ, क्या हुआ, कितने बजे हुआ, किससे आपने बात किया, उसने आपको किस
की वजह, कैसे आपको उसने हरेस किया या तो कैसे आपको उसने स्कैम किया। फिर आपको उसका थोड़ा बहुत एविडेंस डालना पड़ेगा कि आपका पासबुक में जो आपका पैसा अगर हुआ, आपका निकला, अगर आपकी कहीं फ़ोटो कोई आपकी बिना इजाज़त के, आपके बिना कंसेंट के डाल रहा है, वहाँ पे आप उसका स्क्रीनशॉट खींच के आप डाल दोगे तो क्या होता है, यहाँ पे केस आपका मजबूत होता है। और अगर आप कभी भी साइबर क्राइम कंप्लेंट करते हो और अगर आपका, चलिए आपने ऑनलाइन कंप्लेंट कर दिया, लेकिन आपको ये रहता है कि उसकी एक कॉपी आप जब आप रजिस्टर कर लेते हो तो उसकी आपको एक PDF कॉपी मिलती है। वो कॉपी आप प्रिंट करा के अपने नियरेस्ट जितने भी आपके जो पास में डिस्ट्रिक्ट में साइबर क्राइम सेल होते हैं, आप वहाँ जाके दे देंगे तो आपका केस और मतलब वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो भी आपके कंप्लेंट देखेंगे उसको कि आपके साथ क्या हुआ है, तो उससे बहुत हर चीज़ जल्दी हो जाएगा आपका काम। और बाकी नियरेस्ट साइबर सेल तो है, आप डायरेक्ट अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं, जैसे हमारे रूरल एरिया में जिनको नॉलेज नहीं हो तो नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करें, सीधे आप साइबर क्राइम सेल जाइए, वहाँ अपना केस रजिस्टर कराइए, आप हर एक चीज़ बताएं, कुछ छुपाएं ना। और प्लीज़ मेरा एक ये अनुरोध है कि अगर किसी के साथ भी अगर छोटा मोटा स्कैम भी होता है, 500 रुपये 500 रुपये का भी स्कैम होता है या 50 रुपये का भी स्कैम होता है, तो आप प्लीज़ कंप्लेन करें। ये ना करें कि आप कंप्लेन करके उसको बचाएं फिर, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि अगर आप कंप्लेन नहीं करते, मेरे पास बहुत मतलब मेरे से पूछते हैं लोग कि क्या करूं मैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ये देखा है किसी के 5-5, 6-6 हज़ार रुपये भी अगर स्कैम हो जाते हैं, वो कंप्लेंट नहीं करता, क्योंकि वो डर के नहीं करता कि हमारे फैमिली को पता चल जाएगा, प्लस मुझे फिर पुलिस स्टेशन जाके वो चक्कर लगाना होगा। तो इससे क्या होता है कि स्कैमर्स को और मोटिवेशन मिलता है कि भाई मुझे कुछ नहीं हो रहा, ना वो करेगा और मैं तो अपना काम करते रहूँगा। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि कंप्लेन करें, चाहे छोटा सा छोटा अमाउंट हो, आप कंप्लेन करें। बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाती है, मुश्किल से आपका 20 मिनट लगेगा पूरा डिटेल और वो सब डाल के, तो आप प्लीज़ कंप्लेन ज़रूर करें इस पर। ये बहुत ज़रूरी है और हम यही अनुरोध करते हैं कि प्लीज़ आप कंप्लेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये ना भूलें कि जो व्यक्ति है जिसने आपको आपके साथ साइबर ऑफेंस कमिट किया है, अगर उसने कल आपके साथ किया है और आपने आज कंप्लेंट नहीं करी, तो वो आज किसी और के साथ वो वही ऑफेंस कमिट कर रहा है और कल वो किसी और के साथ करेगा। तो कहीं ना कहीं आप उस चेन का हिस्सा बन जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब उसने आपके साथ साइबर ऑफेंस कमिट किया है तो आपके सारे डिटेल्स उसके पास ऑलरेडी हैं। अगर आप एक भलाई की इंटेंशन से ना भी चलना चाहें तो सेल्फिश होकर अपने अधिकार का उपयोग करें, क्योंकि जब ऑफेंस हुआ है इसका मतलब आपकी डिटेल्स उसके पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और आपने अगर इसकी कंप्लेंट नहीं करी तो वो इसका नेक्स्ट लेवल आगे कभी भी हो सकता है, जब आप अलर्ट रहें ना रहें, यू नेवर नो। लेकिन साइबर ऑफेंस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और इसमें एक बात ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सर ने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि आपका मान लीजिए कोई फ़ोटो है, हम फ़ोटो मॉर्फिंग के बारे में आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से। जैसे कोई फ़ोटो है और अगर किसी ने वो फ़ोटो का मिसयूज़ किया है, तो ये ना भूलें कि आप इसकी कंप्लेंट तभी कर सकते हैं जब आपकी वो फ़ोटो सामने वाले ने आपके प्राइवेट सेटअप से निकाली हो। ऐसा ना हो कि आपने ऑलरेडी उसे पब्लिक डोमेन में डाल रखा है और फिर उसका अगर कोई यूज़ कर रहा है तो वो इनडायरेक्टली आपकी दी हुई एक्सेस परमिशन है, उस पर आप कंप्लेनेंट नहीं बन सकते, क्योंकि आपने स्वयं वो जो आपका फ़ोटो है उसको पब्लिक डोमेन में डाल के रखा है। तो बेहतर यही होगा कि आप आपकी चीज़ों को एक प्राइवेट जोन में रखें और हर चीज़ को ऑनलाइन अवेलेबल ना करवाएं, अदरवाइज़ कोई ना कोई तो आपको कहीं ना कहीं फॉलो ज़रूर कर रहा है। जी, फ़ोटो मॉर्फिंग के बारे में आप बताएं, ये कैसे होता है? जी, ये फ़ोटो मॉर्फिंग पहले इतना नहीं था, पहले थोड़ा बहुत चलता आ रहा था, इतना नहीं। जब से AI आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, एक मशीन लैंग्वेज है जो आपका काम बहुत आसान कर देती है। तो आसान चलिए करती है, लेकिन ये इसका मिसयूज़ इतना ज़्यादा हो रहा है कि आजकल ये फ़ोटो मॉर्फिंग का बहुत ज़्यादा वो ट्रेंड, मतलब लोग बोलते हैं इसका मतलब बहुत ज़्यादा केसेस आने लगे हैं। यहाँ पे क्या होता है फ़ोटो मॉर्फिंग में, एक लोग की फ़ोटो किसी और की फ़ोटो की उसका मतलब उसका चेहरा उठा के किसी और के उसमें डाल दिया। क्या होता है यहाँ पे बहुत सारी लोगों को हरास किया जाता है, बहुत ज़्यादा लोगों को क्या बोलते हैं, उनसे पैसे मांगे जाते हैं कि हम अगर आपकी फ़ोटो, जैसे किसी ने किसी लड़का या लड़की की अश्लील फ़ोटो मतलब बना दिया, उसका फेस चेंज करके, मॉर्फिंग बोलते हैं, फेस चेंज करके, तो क्या होता है वो उसको भेज देता है स्कैमर कि मैं आपकी फ़ोटो लीक कर दूंगा, अगर वो आप पैसे नहीं दोगे तो मैं लीक कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सामने वाला जिसकी फ़ोटो होती है, जिसके मतलब जिसका फेस लगा होता है, वो क्या होता है फिर वो एक तरीके से ये सोचने लगता है कि मैं क्या करूँ,
साइबर क्राइम में चलो कंप्लेन भी करता है, लेकिन ये होता है कि फिर वो धीरे धीरे उसके मन में आता है कि लीक ना हो बेसिकली। तो इसीलिए ये जागरूकता है कि अपनी जितनी भी फोटोज़ हैं आपकी सब जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब शेयर करते हैं, प्लीज़ उसको हमेशा प्राइवेट रखें, इतना पब्लिक ना करें। आप मानते हैं कि आजकल सब लोगों को फ़ोटो डालना अच्छा लगता है बट ये भी एक तरीके का स्कैम हो रहा है कि आपसे पैसे लिए जाएंगे, फिर आपकी मतलब फ़ोटोज़ अगर आपने पैसे नहीं दिए तो कहीं लीक भी हो सकती है कोई वेबसाइट्स में। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें कि आप अपना ज़्यादातर प्राइवेट ही रखें अपनी प्रोफाइल्स और ये सब। जी जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हाल ही में हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना भी चाहेंगे कि DPDP एक्ट जो आया है 2023 में ही, इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया है, इसमें राइट टू डिलीट भी एक ऑप्शन होगा उन लोगों के लिए जिनकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो वो चाहें तो वो उसको डिलीट करवा सकते हैं। राइट टू फॉरगेट व्हाट वी से, अगर हम उसके संवैधानिक अधिकार से उसको लिंक करके देखें तो कोई भी ऐसी बात जो आप चाहते हैं, जैसे कुछ बच्चियां होती हैं जिनका बचपन में एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है और वो नहीं चाहती कि उनकी ग्रोइंग अप एज में उनके पेरेंट्स इस कंसर्न में इस सारी बात को, उनकी जो डिजिटल वर्चुअल वर्ल्ड पे जो ये उनके डिटेल्स डले हुए हैं उसको वो डिलीट या फॉरगेट करना चाहते हैं, तो ये हमको ये अधिकार देगा जो हमारा DPDP एक्ट 2023 में आया है। ऐसे अधिकारों के बारे में हम चाहेंगे कि आप सभी जागरूक रहें और मैक्सिमम यूज़ करें। स्पेशली साइबर क्राइम का अगर शिकार कोई भी होता है तो उसके लिए बहुत विविध तरह के प्रावधान किए गए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, वोटर ID स्कैम भी हुआ है रिसेंटली जी, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? वोटर ID स्कैम ऐसा हुआ था, अभी हाल ही में चुनाव ख़त्म हुए, उसके पहले ऐसा था कि आपको एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है, फ़ोन आके आपको ये बोलेगा कि आपके वोटर ID में आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, कि इस बार मैंडेटरी हो गया था आधार कार्ड लिंक करना, तो उनने ये बोला था कि आधार कार्ड आपका लिंक नहीं है, आप वोट नहीं दे पाओगे। तो क्या होता है, ये मतलब उनको डराया कि आप वोट नहीं दे पाओगे, आपके साथ ये होगा, आपका वोटर ID कैंसिल कर दिया जाएगा बिकॉज आपने आधार लिंक नहीं किया। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, डर के कि अच्छा उनको मतलब एहसास दिलाते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन से हैं या इधर से हैं, तो उनको उनसे उनके फ़ोन में OTP भेज के, नॉर्मल OTP भेज के, अब क्या होता है सामने वाले को क्या होता है, तुरंत काम हो रहा है, मैं कर देता हूँ, मैं भेज देता हूँ, आपको OTP दे देता हूँ। तो यहाँ OTP दे के फिर उनके साथ फिर बैंक फ्रॉड, उनकी डिटेल्स, उनकी जितने भी फ़ोन में जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है, आधार की डिटेल्स जो जिसमें आधार में उनका नाम, फ़ोटो, उनके पेरेंट्स एड्रेस, पिन कोड, हर एक चीज़, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि आधार से फिर आपका बैंक भी लिंक है, तो फिर एक यहाँ पे एक ये हो जाता है कि आप उससे फिर शिकार हो जाते हो। फिर इसीलिए किसी को भी OTP ना बताएं, इसके OTP ना बताएं। इसी के साथ हम आपसे यशी ये भी जानना चाहेंगे कि आधार कार्ड जो है, जैसा कि नाम कहता है, एज द नेम सजेस्ट, वो हम सभी भारतीय नागरिकों का आधार है, वो बेसिक आइडेंटिटी है हमारी। जो भी कोई हमसे मांगता है कि आप आपकी कोई भी ID दे दीजिए, तो हम आधार कार्ड दे देते हैं क्योंकि वो हैंडी होता है। आजकल तो लोग ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर लेते हैं, जो हमको बाय पोस्ट भेजा जाता है वो बहुत से लोगों के पास अवेलेबल भी नहीं होगा, क्योंकि वो कलर्ड प्रिंट निकाल के और उसको जो है लैमिनेट करवा के अपने पास हमेशा रखते हैं, फ़ोन में उसका फ़ोटो रखते हैं, गैलरी में हमेशा अवेलेबल रहता है कि ID दिखा दी और आगे बढ़ गए। लेकिन आधार कार्ड सबको बताना खतरनाक भी हो सकता है, तो सिर्फ ज़रूरी जगहों पे ही हम आधार कार्ड दें और जहाँ गैर ज़रूरी है वहाँ के लिए आप क्या ऑप्शन सुझाना चाहेंगे? देखिए, ज़रूरी जगह जैसे हम बैंक होता है वहाँ पे तो हमको अपना पूरा आधार मतलब देना पड़ता है, या सिक्योरिटी चेक के लिए हमको दिखाना पड़ता है अपना आधार कार्ड। लेकिन ऐसा है कि हर जगह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बैंक हम अगर कहीं होटल जाते हैं, वहाँ पे हम अगर होटल में आप जब अपना रिजर्वेशन आप लेते हो, होटल में आप एंट्री करवाते हो, तो वहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, आप अपनी आधार कार्ड की कॉपी दे दीजिए। जनरल होटल्स और रिजॉर्ट में बुकिंग्स के टाइम पे जी। तो वहाँ पे आप कराते हो, तो उनका जस्ट ये रहता है कि आप आधार अपनी कार्ड दे दीजिए जितने लोग हैं आपके, तो आप वो लोग क्या करते हैं उसकी एक फ़ोटो कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाती है कि उनके पास हमारा आधार कार्ड है, हम नंबर भी देते हैं उनको कि हमारा ये नंबर है, तो उससे क्या होता है कि आधार कार्ड से नंबर कभी कभार लिंक हो जाता है, तो यहाँ पे ये फिर उसमें स्कैम करने का एक जरिया बन जाता है। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि एक मास्क आधार कार्ड होता है जहाँ पे हमारा 12 डिजिट का आधार नंबर होता है,
मास 16 डिजिट का। ओके जी। तो उसमें ये होता है कि स्टार्टिंग के 8 डिजिट वो क्रॉस हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी डिटेल जो मतलब स्टार्ट लास्ट के सिर्फ 4 नंबर आपके दिखते हैं जी। तो यहाँ पे क्या होता है, आप ये सब आपकी प्राइवेसी जो आपकी मतलब डिटेल्स है वो सामने वाले को नहीं दिखती फिर, बिकॉज आप अगर मास आधार कार्ड रखेंगे, आप वहाँ होटल्स में देंगे तो क्या होगा, आपकी सिर्फ 4 डिजिट लास्ट की रहेगी, आपकी फ़ोटो दिखेगी, उसमें एड्रेस भी आपका थोड़ा बहुत रहता है, उसमें पूरा नहीं रहता है मास आधार कार्ड में। हाँ। तो आप मोस्टली वो यूज़ करें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ना कि आप वो पूरा डिटेल पूरा आधार कार्ड दे जिसमें आपका पूरे डिजिट आपके शो कर रहे हैं। हाँ। तो मैं यही कहूँगा, और इसको डाउनलोड बहुत आसानी से कर सकते हैं आप आधार की वेबसाइट में जाके, वहाँ पे ऑप्शन है मास आधार कार्ड, आप वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे और OTP आएगा, सेफ है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है और आपको फ्री में आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा मास आधार कार्ड का। जी 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 जी, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी, क्योंकि जनरली जो भी लोग रजिस्टर में एंट्रीज करते हैं तो वो लास्ट डिजिट से ही आइडेंटिफाई करते हैं और नाम पढ़ते हैं और अपना काम कर लेते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उनके पास हमारे आधार कार्ड की कॉपी चली जाती है और जो उसके बाद कहाँ जाती है ये किसी को नहीं पता, कि वो वन साइडेड पेपर के रूप में रफ यूज़ हो रहा है या फिर वो डस्टबिन में है या फिर वो हैकर्स अपने साथ कहीं से उसको बेच दिया जी, तो ये बहुत अहम है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। इसी के साथ में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम होता है जी, वो कैसे होता है? तो ये कॉल फॉरवर्डिंग थोड़े टाइम से चलता आ रहा था, अभी कुछ ज़्यादा चल रहा है, बिकॉज हम देखिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग पे क्या होता था, हम जब भी कुछ सामान मंगाते थे तो सामान के साथ हमारा जब डिलीवरी हमारे साथ आता था तो उसमें क्या रहता था, हमारा नाम, पता और मोबाइल नंबर भी रहता था। अभी ये फॉरवर्डिंग के उससे थोड़ा सा ठीक हुआ है, पॉलिसी चेंज कर ली है ऑनलाइन शॉपिंग वालों ने कि आपका मोबाइल नंबर नहीं रहते उसमें। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब हम सिक्योर हैं थोड़ा बहुत, लेकिन क्या होता है कॉल फॉरवर्डिंग आपको ये एक मतलब अभी के केसेस आए हैं ऐसे कि आपको एक ऑनलाइन कंपनी वाला फोन करेगा, डिलीवरी बॉय आपको फ़ोन करेगा ऐसे बोल के कि सर कंपनी से मैं बोल रहा हूँ, आपका एक पार्सल आया है, बेसिकली वो पार्सल जो डिलीवरी वाला गाय है वो फ़ोन नहीं, आपका मतलब फ़ोन लग नहीं रहा है तो आप फ़ोन करो। तो वो बोलता है कि सर आप अपने फ़ोन आपके उसके मोबाइल नंबर के पहले *401* और उसका नंबर डाल के और हैश दबा देना। जब आप उससे पूछोगे क्या ये नंबर क्यों डालूं, बोलता है कि सर अगर आप ये नंबर नहीं डालोगे तो आप उससे बात नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये कंपनी कोड है। कंपनी कोड है, आप बात नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने इसमें कॉल किया तो क्या होगा, आपका जो नंबर है वो उसमें फॉरवर्ड हो जाएगा, जिसको आपने नंबर डाला है क्या *401 और स्कैमर का नंबर और फिर हैश डालेंगे तो आपके जो भी कॉल्स आएंगी, मैसेजेस आएंगे, वो सब उसको फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो क्या होगा कि अगर बैंक होगा, बैंक का अगर वो OTP आता है तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा, मैसेज उसको आ जाएगा, पूरा आपका बैंक आपका खाली हो सकता है। प्लस आपके जैसे व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप में भी बहुत डिटेल्स होती हैं आपकी, मतलब मैसेंजर आपके बहुत डिटेल्स हो गई, तो आप अगर लॉगिन करते हैं तो क्या होगा, अगर आपने इधर से OTP भेजा उसमें उस नंबर पे, क्या होगा OTP उसको जाएगा तो आपका इधर सब ब्लॉक हो जाएगा, सारे मैसेजेस जितने भी मैसेंजर में आपको मिलेंगे वो सब डिटेल्स उसके पास चली जाएगी। तो कॉल फॉरवर्डिंग को हम रोक कैसे सकते हैं, कैसे आप देख सकते हो? जी बताएं। तो आप पहले *#21# अगर आप डायल करते हो अपने फ़ोन में, सारे फ़ोन्स में चल जाएगा ये नंबर, तो आप इसमें चेक करेंगे तो आपको लिस्ट आएगी एक कि आपका कौन सा फॉरवर्डिंग में है, कौन सा नहीं है। कोई नहीं है तो बहुत अच्छा है, अगर होता है तो आप ये डायल कर सकते हैं #002#, ये आप करेंगे, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ज़रूर करें। #002# अगर आप करते हैं तो आपकी जितनी भी फॉरवर्डिंग होगी सब कैंसिल हो जाएगी। प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं, क्योंकि हम लोग क्या होता है आजकल अपना फ़ोन किसी को भी दे देते हैं, कोई हमसे फ़ोन मांगता है कि सर 2 मिनट बात कर लेने दीजिए, तो क्या होता है हम अपना फ़ोन दे देते हैं, वो हमको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं फ़ोन में, आप वो नंबर जो डालते हैं लेकिन उसके पहले ये सब डाल के कर दिया तो फिर आपको नहीं पता चलेगा। इसीलिए मेरी यही सलाह है, अगर किसी को फ़ोन ना ही दे तो अच्छा है, अगर देना है तो आप खुद फ़ोन लगाएं, आप लाउड स्पीकर में बात कराएं, लेकिन उसको हाथ में फ़ोन ना दें। आपको नहीं पता वो कौन है सामने वाला, अच्छा है स्कैमर है, इसीलिए ऐसे भरोसा ना करें किसी पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भले ही आप जानते भी हैं किसी को और दोस्त भी हैं,
तो भी कोशिश ये करें कि आपकी डिवाइसेस की लगाम आपके हाथ में हो, ना कि किसी और के एक्सेस में आप ये सारे पावर्स दे दें, क्योंकि आपकी एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, आपके अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके अपनी चॉइसेस हैं, ऑनलाइन आप जो भी देखते हैं। एक इसमें एक ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आजकल लोग ऑनलाइन मतलब घर से वर्क फ्रॉम होम पैटर्न पे काम करते हैं ऑनलाइन, उसमें भी स्कैम्स हो रहे हैं जी। वो किस तरह होते हैं और कैसे बचा जा सकता है? मैम ऐसा है कि ये मोस्टली आपको खुद सामने से अप्रोच करते हैं, बिकॉज हम लोग क्या होता है कि हम मैसेंजर हम जो भी यूज़ करते हैं, हम लोग कई ग्रुप्स में रहते हैं जी। उनको उस ग्रुप के थ्रू नंबर मिल जाते हैं आपके। और आजकल कौन मतलब एक साइट मतलब बिजनेस ऐसे साइट में कौन पैसा नहीं कमाना चाहता, सब 2-2 3-3 काम करते हैं। जी चाहते हैं कि मैं इससे भी अर्न करूं और अपना साइड में इससे भी अर्न करूं। तो यहाँ लोग क्या फंस जाते हैं कि वर्क फ्रॉम होम नाम से उनको चलिए जॉब तो मिल जाती है आपको स्टार्टिंग के, वो क्या करते हैं अपना एक सॉफ्टवेयर आपके उसमें इंस्टॉल करवाते हैं कि आप इसी में काम करोगे। तो क्या होता है कि वो लोग आपको टास्क देते हैं, हर हफ्ते टास्क देते हैं कि मतलब हफ्ते में आपको इतना काम करना है तो आपको इतना इतना पे मिलेगा। डेली बेसिस में मिलता है, कभी कभार वीकली बेसिस में मिलता है। वो क्या करते हैं आपको स्टार्टिंग में बहुत एक हफ्ता बहुत अच्छे से काम देंगे, मतलब सरल काम देंगे तो आप कर लोगे, क्योंकि उनका एक टास्क रहता है अगर आपने नहीं कंप्लीट किया वो तो आपको फिर पेनाल्टी लगी, पेनाल्टी एज इन फाइन, आपको पैसे देने पड़ेंगे उल्टा। तो क्या होता है एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद वो लोग क्या कर देते हैं, काम इतना कठिन कर देते हैं कि आप उस एक दिन में आप कर भी नहीं पाओगे। अब बात आती है अगर नहीं करोगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। तो फाइन आपको देने के लिए अब डेली आप काम नहीं कर पा रहे हो, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो, आप छोड़ नहीं सकते ऐसे, आप क्विट भी नहीं कर सकते, क्विट भी नहीं कर सकते आप काम। तो आप वहाँ फंस जाते हो कि भाई पैसे नहीं दे पा रहा, तो क्या करते हैं वो लोग एक थर्ड पार्टी कोई नॉर्मल जो आप जिसको जानते भी नहीं हो उससे आपको लोन दिलवाते हैं। लोन दिलवाते हैं, लोन दिलवाने के बाद क्या करते हैं आप उससे मतलब डेली फिर लोन का कर्जा बढ़ता जाता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, लोन के पास कुछ नहीं रहता, वो लोग कंप्लेन भी नहीं करते हैं इससे डर के कि क्योंकि लोन ऐसे थर्ड पार्टी हैं जिसको आप जानते भी नहीं, उनसे आप लोन लेते हो, उनके तरफ से उनको धमकाया जाता है कि आप ऐसे करते हैं ऐसे करते। फिर बहुत स्कैम ऐसे भी होते हैं कि मैम वो लोग पैसे खुद चार्ज करते मांगते हैं आपसे पैसे कि आप अगर आपने काम किया आपको अपने पैसे विड्रॉ करने निकालने हैं पैसे, तो क्या बोलते हैं आपको इतना इतना अमाउंट टैक्स देना पड़ेगा तब आप जाके वो पैसे निकलवा पाओगे जो आप ही के। तो आप क्या होता है लोग लालच में आके अगर कोई वर्क फ्रॉम होम करके किसी ने 50,000 एक महीने में कमा लिया, उसको निकालने के लिए वो बोलता है चलो 5-10 हज़ार रुपये मैं और दे देता हूँ मेरे को पैसे 50,000 मिल जाएंगे। लेकिन क्या होता है यहाँ पे वो पैसे भी आपके चले जाते हैं और जो आपने टैक्स के नाम पे दिया वो भी चले जाते हैं। तो इसीलिए वर्क फ्रॉम होम का मेरी यही सलाह है, अगर आपके कुछ जानने वाले कोई कर रहा हो जो जिस बहुत टाइम से कर रहा हो, किसको नॉलेज हो कि भाई कोई अच्छी कंपनी है वो कर रही है, कोई ऐसे ही जो आपको सामने से आपको ऑफर दे रहा है कि मेरे इसमें काम करो, प्लीज़ उसमें आप मत जाएं। आप कोई ट्रस्टेड हो जो आपको जो जानते हो उसको आप उसमें आप ज़रूर कर सकते हैं। जी। और एक आपने देखा होगा आजकल ऑटो रिक्शाज़ पे या छोटे छोटे होर्डिंग्स, कोई बहुत बड़ी होर्डिंग्स नहीं, फ्लेक्सेस पर लिखा रहता है जो टेम्प्रेरी जिसे अपन समझते हैं, उस पर लिखा रहता है कि बिना कोई सिक्योरिटी जमा किए आपको 1 घंटे में लोन दे दिया जाएगा। आपने इसका बैकग्राउंड बता दिया कि लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ती है इतने कम अमाउंट के लोन की। लोग जनरली भी ऐसे लोगों से लोन ले लेते हैं। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आरबीआई की गाइडलाइंस यही कहती हैं कि जो भी बैंक्स आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है सिर्फ आप उन्हीं से लोन लें। अगर आप उसके इतर किसी से लोन लेंगे तो फिर तो लॉज भी आपका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप स्वयं वहाँ गए हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे सेटअप पे आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जो आरबीआई की गाइडलाइंस के अंतर्गत ना बने हो, क्योंकि वही आपसे सीमित मात्रा में उसका इंटरेस्ट या जो एक सेटअप होता है जो कि एक आइडेंटिफाइड और अप्रूव्ड सेटअप होता है लोन लेन देन का या बकाया राशि को जमा करने का, अगर आप उसके बगैर कम इंटरेस्ट के लालच में या जो उनके साथ बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है उससे बचने के इंटेंशन से आप नॉन रजिस्टर्ड के पास चले जाएंगे तो उसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हैं और आपको लॉ भी नहीं बचा पाएगा। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको ध्यान में रखते हुए आप एज अ मैसेज क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से आज के विषय से संबंधित? देखिए डेटा प्रोटेक्शन तो एक्ट के उससे तो एक्ट के नज़रिए से 2023 का
लेटेस्ट अभी पास हुआ है जी, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि हमारी जो प्राइवेट चीज़ें हैं, हमारी प्राइवेट पूरे कुछ भी चीज़, हमारी जो प्राइवेसी है, अगर कोई इन्फ्रिंज करता है, इन्फ्रिंज एज इन कोई कंपनी हो गई, कोई आपका मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, कोई भी अगर इस लॉ को फॉलो नहीं करता है या फिर क्या बोलते हैं, ब्रीच करता है कोई, तो उसको फिर जैसे पहले प्रावधान, पहले एक्ट में इतना ज़्यादा फाइन का, पेनाल्टी का नहीं था, इस बार कम से कम उनको 250 करोड़ तक की पेनाल्टी हो सकती है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। वो है कि, और ये कंपनीज में भी ये है कि हर कंपनीज में डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, जिसकी ये वो होगा कि वो डेटा प्रोटेक्ट करे, बेसिकली चेक करे कि किसी का डेटा लीक नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर ये है कि मतलब ये है कि मैम इस एक्ट की वजह से और मतलब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हम लोग की जो प्राइवेसी, हम लोग का जो डेटा है सब, क्योंकि अब मैंने जैसे आपको बताया डीप वेब में हम सब का डेटा है, उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उन्हीं की कंपनीज की है, गवर्नमेंट एंटिटीज़ की है, तो मैम वो सब इसके उसमें आते हैं एम्बिट में। जी। तो बस यही है कि बहुत अच्छा एक्ट है, मतलब अब इससे और प्रोटेक्शन हम लोग के डेटा की बढ़ेगी, और बस हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन आप एक्सेस करते हैं किसी भी चीज़ को, और स्पेशली अगर आप अपने स्वयं के अकाउंट से अगर डील करते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी अपने बारे में डिटेल ऑनलाइन किसी को भी अवेलेबल ना करवाएं। भले ही वो जानने वाला हो तो उसे क्या ज़रूरत है, वो तो आपको रियल लाइफ में देख ही रहा है, और अगर वो अनजान है तो उसको दिखाने का क्या लाभ। इस फिलॉसफी पर अगर आप चलेंगे तो कंट्रोल करिए। हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें शौक़ होता है कि हम यहाँ घूमने गए तो यहाँ फ़ोटो डाल दिया, वहाँ गए तो वहाँ डाल दिया, अपनी ऑनलाइन लोकेशन। कुछ ऐसी सोशल नेटवर्किंग्स भी ऐसी साइट्स होती हैं जिसमें हम लोकेशन भी उसमें टैग कर देते हैं। ये ना करें, इससे बचें, आप स्वयं की रक्षा खुद ही कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आज के अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले मंगलवार ज़रूर देखिए कानूनी सलाह, हम हाजिर होंगे एक नई प्रस्तुति लेकर। इजाज़त दीजिए मेघा तिवारी को। हमारी पूरी टीम की ओर से नमस्कार। शामिल होने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।